पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले उस सवाल की बात जिसका डर अमेरिका को सता रहा है। क्या भारत पाक के बीच एक बार फिर युद्ध होने वाला है? क्या दोनों देशों के बीच सीज फायर टूटने वाला है? इस सवाल की जड़ में अमेरिका का वो बयान है जिस पर सत्ता की कुंजी तैयार है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर भी लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद किसी का भी खून खौल जाए। हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों की जांबाजी को सलाम किया, लेकिन कल उसी सेना के एक जवान को यूपी के एक टोल प्लाजा पर खंबे से बांधकर मारा गया। ये तस्वीर शर्मनाक है। एक बड़ी खबर यह है कि विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बर्ताव को लेकर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है। इसमें सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव भी आया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आज सत्ता में एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी हमने विपक्ष की उस बेचैनी पर भी बनाई है जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, यानी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। आज उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है, लेकिन उनके सिलेक्शन का साउथ वाला क्या एंगल निकाला जा रहा है वो देखिएगा। एक बड़ी कूटनीतिक खबर यह है कि आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और ट्रंप के साथ अलास्का में हुई मीटिंग के बारे में बताया। ये जानकारी खुद पीएम ने दी है। उन्होंने कहा कि भारत शांति समझौते के हक में है। वैसे अब से थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात भी होने वाली है। इस मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और ये कहा है कि यूक्रेन रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देने वाला है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया और नेटो की सदस्यता भूल जाए। और आपके लिए शुभ समाचार यह है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी सिस्टम में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें 12% स्लैब में शामिल 99% चीजों को 5% स्लैब में और 28% स्लैब में शामिल 90% चीजों को 18% स्लैब में लाने की बात है। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं। लेकिन आज हम ये खबर सत्ता में सबसे पहले इसलिए दिखाने जा रहे हैं क्योंकि सवाल देश की सेना के जवान और उसके साथ हुई क्रूरता का है। 3 दिन पहले 15 अगस्त था, जब सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने देश प्रेम वाले गानों पर रील बनाकर जवानों की जांबाजी वाले पोस्ट डाले। लेकिन इस देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी देशभक्ति की एक्सपायरी डेट सिर्फ 2 दिन की थी। और आज हम आपको उन लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक टोल प्लाजा पर सेना के जवान को बांधकर मारा। 5 से 6 गुंडों ने एक पोल में फंसाकर सेना के जवान को डंडों से पीटा, मारने के लिए पत्थर तक उठा लिए। और ये गुंडे कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोग हैं। हालांकि इन गुंडों की वजह से टोल प्लाजा को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। जब करीब 16 घंटे बाद गांव के लोग जवान की पिटाई का बदला लेने के लिए इस पर टूट पड़े, सब तहस नहस कर दिया। और फिर जो गुंडे सेना के एक निहत्थे जवान पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे वो सब के सब भाग खड़े हुए। लेकिन इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको रविवार की उस रात में लेकर चलते हैं जब सेना के जवान के साथ मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर यह क्रूरता हुई। श्रीनगर में राजपूत रेजिमेंट में तैनात 26 साल के कपिल छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी पर कश्मीर जा रहे थे। दावा है कि कपिल का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने टोल प्लाजा पर लगे जाम को लेकर टोल कर्मियों से सवाल किया और फ्लाइट छूट जाने की वजह बताते हुए जल्दी निकलने की अपील की। लेकिन इससे इन टोल कर्मियों का ईगो इतना हर्ट हो गया कि थोड़ी कहासुनी के बाद वो सेना के जवान कपिल पर टूट पड़े और इतनी बेरहमी से पीटा जिसे देखकर तालिबानी जुल्म याद आ जाए। एक जवान के साथ मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए जब गांव वालों तक पहुंचा तो लोगों का खून खौल गया। सुबह सब पूरे लाव लश्कर के साथ टोल प्लाजा पर हमला करने पहुंच गए। पत्थर फेंके, टोल बूथ में लगे शीशों को चकनाचूर कर दिया। मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन अपने गांव के जवान के साथ हुई क्रूरता के बाद कोई रुकने को राजी नहीं था। खबर यह है कि पुलिस ने मारपीट करने वाले 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश अभी जारी है। लेकिन जब टोल प्लाजा पर टोल वाले गुंडों की गुंडागर्दी के किस्से बहुत आम हो गए हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राज्यों और शहरों के नाम बदलते हैं लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती। इसीलिए सवाल यह है कि क्या अब टोल वाले इन गुंडों को मारपीट का फ्री पास मिल गया है?
क्या इनसे अब सवाल भी पूछना मना है? अगर टोल प्लाजा पर कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसका विरोध करना मना है? क्या टोल पर होने वाली बदइंतजामी के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? मतलब टोल भी दें, समय की बर्बादी भी हो और सवाल पूछने पर मार भी खानी पड़े। सेना के जवान के साथ या किसी आम आदमी के साथ ये कैसा इंसाफ है? कपिल नामक व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र स्वरूपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना स्वरूपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के स्वरूपुर थाना क्षेत्र के उसी टोल प्लाजा पर जहां पर मार पिटाई की गई थी फौजी के साथ। और यहां पर आप देखेंगे वो टोल प्लाजा है जो मेरठ को शामली से जोड़ता है और ये करनाल की तरफ भी जाता है। हमारे देश के एक सैनिक के जो ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल था, उसको यार कल रात सामने देखो कल रात उसको यार टोल कर्मचारियों के कुछ असामाजिक तत्व जो है क्षेत्र के, उन्होंने बाद में उसकी पिटाई की है। तो कम से कम ये तो देख लेते हैं, तुम्हें उसने कार्ड दिखाया कि मैं आर्मी का जवान हूँ, तुम्हें तो घर बोला दिया उसको कार्ड देख के छोड़ दो। तुमने जो खंबे से बांध के पीटा, ये तो तालिबान थोड़ी ना हिंदुस्तान है। तो वो एयरपोर्ट पे उसकी फ्लाइट थी, उसने पापा को कहा कि मुझे छोड़ जाओ। पापा उसके आए, जल्दी में जल्दी थी, उसने कहा जल्दी टोल खोल दो और पास अपना उसने कार्ड भी दिखाया है। लेकिन कार्ड दिखाने के बाद उन्होंने उसके लारे बच्चे तो मुझे कहा कि 4 यादव है तो उसे पकड़ा और उसके खंबे से बांधा सर। एक यादव ने उसका लठ मारा, एक ने उसका ईंट बजाई। मैं इसकी फ्लाइट गलती वो फ्लाइट से मुझे भाई मेरी गाड़ी निकलवा दो। वो तो यहाँ का कहीं का दादा है, तो भाई मैं दादा नहीं, मैं आर्मी में हूँ, मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है। वो दिखाओ कार्ड दिखाओ, मैं आई कार्ड दिखाया, आई कार्ड तोड़ के मैं दे लिया उनको। खुद कहीं का कर्नल है तो इतना कहते हैं, मैं जी मैं लेकर कहीं बोटके का नाम लेते बटाबट। सेना के एक जवान के साथ मारपीट को लेकर लोग शर्मिंदा हैं, क्योंकि ये वही जवान हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देश का मान बढ़ाया, पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिन में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। क्या फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? इन सवालों के पीछे है अमेरिका का वो डर जो सच साबित हो सकता है। क्या भारत और पाकिस्तान का सीज फायर टूटने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई बड़ी साजिश कर रहा है? अमेरिका की कूटनीतिक दूरबीन का फोकस इस वक्त पूरी तरह भारत पाकिस्तान पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को डर है कि भारत पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध हो सकता है। अमेरिका को यह लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसको लेकर बयान दिया है। रूबियो ने कहा है कि किसी भी सीज फायर को बनाए रखना मुश्किल होता है। हर सीज फायर की तरह भारत पाकिस्तान का सीज फायर भी बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए इस सीज फायर के टूटने का डर लगातार बना हुआ है। हम भारत पाकिस्तान पर रोज नजर रखते हैं ताकि वहां शांति बनी रह सके। पहले आप अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का पूरा बयान सुनिए, फिर आपको सीज फायर टूटने वाले संकेतों की कुंजी भी दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। ऐसे में एक पक्ष ये है कि मार्को रूबियो के बयान को क्रेडिट लेने की कोशिश का एक्सटेंशन माना जाए, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वो हालात को देखते हुए युद्ध की कोई गंभीर आशंका जता रहे हों, जिसके संकेत पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल भी रहे हैं। दरअसल भारत सरकार का स्टैंड ये साफ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आतंकियों की हर हरकत का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी पिछले हफ्ते ही ऐसा संकेत दिया था। ये कहा था कि अगला युद्ध जल्दी ही हो सकता है।
हमें तैयार रहना होगा। तीसरा संकेत पाकिस्तान की हरकतों से मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने कहा था कि हमारे पास एटम बम है, हम डूबेंगे तो आधी दुनिया अपने साथ में लेकर डूबेंगे। मुनीर ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी भारत को धमकी दी है। ये कहा है कि भारत ने पानी रोका तो सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान की इन धमकियों के पीछे जंग का इरादा है। भारत भी इसे अच्छी तरह समझ रहा है और शायद अमेरिका भी। यही वजह है कि युद्ध वाली चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। If I can say that the non-kinetic handlers, and this is where you all come into play in a big way, because today war has four quadrants. I will not have time to explain the four quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today, and the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. कि सीज फायर पे मार्को रूबियो ने सच बोला है कि ये सीज फायर अब जो उसने कहा था कि मैंने करवाया है, अब ये नहीं कह रहा उसका राष्ट्रपति कि मैं इंश्योर करूंगा कि अगले करोड़ साल तक सीज फायर रहे। उसको पता लग गया कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़ उसने सच्चाई का बयान किया है कि मुनरिया की जो अहमियत है इस समय अमेरिका में, वो एक अमेरिका के नौकर की है। जो हम कहेंगे वो उसको करना पड़ेगा। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जो टेम्पररी पॉज हमने सिंदूर में किया था, हमने हॉस्टिलिटीज़ को बंद किया था, वो हमारा अपने निर्णय थे और हमने तब लिया था जब पाकिस्तान ने हमसे माफ़ी मांगी, भीख मांगी कि बंद कर दो। आपने हमें बहुत ठोका है, अब हमसे और सहा नहीं जा रहा। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी पाकिस्तान का जंगी जुनून कम नहीं हो रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण है पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की नई धमकी। उन्होंने भारत को धमकाने के लिए आसिम मुनीर के बयान को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने अपने ही मुल्क को कबाड़ से भरा डंपिंग ट्रक बताया था। ये कहा था कि हम कचरे के ट्रक हैं और भारत चमचमाती मर्सिडीज, टक्कर हुई तो नुकसान भारत का होगा। इस बयान का मकसद तो धमकी देना था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की एक ऐसी सच्चाई स्वीकार कर ली थी जिसके बाद उनकी खूब बेइज्जती हुई। अब शहबाज सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी वही गलती कर बैठे हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान को कचरे का ट्रक बताया है। आसिम मुनीर एक तरफ अपने ही मुल्क को कबाड़ का ट्रक बता रहे हैं, दूसरी तरफ आवाम को खजाने वाले हसीन ख्वाब भी बेच रहे हैं। वो ख्वाब जिसे मुनीर पाकिस्तान की अमीरी का रास्ता बता रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान एक ऐसे खजाने पर बैठा है जिससे पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जो पाकिस्तान कर्ज के पैसे से अपना एक एक दिन काट रहा है, वो आखिर इतना बड़ा सपना कैसे देखने लगा। दरअसल आसिम मुनीर का सपना यह है कि वो दुर्लभ खनिजों की सेल लगाएंगे। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल का भंडार खोजने का ऐलान किया था। ये कहा था कि वो पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करेंगे। तब से मुनीर का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ट्रंप से समर्थन का टॉनिक मिलने के बाद मुनीर ने अब तांबे और सोने पर फोकस किया है। आसिम मुनीर अक्सर अपने तर्कों के समर्थन में ऐसे उदाहरण देते रहते हैं जिस पर पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो जाती है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। जैसे ही मुनीर ने अपने खनिजों को बेचने की बात कही, इसे पाकिस्तान के नए सेल ऑफर की तरह देखा जाने लगा, जिसका मकसद ट्रंप और जिनपिंग को पहले की तरह अपने जाल में फंसाना है। मुनीर चाहते हैं कि दुर्लभ खनिजों के लालच में अमेरिका या चीन पाकिस्तान को और कर्ज दे दें, जिससे उनका काम कुछ दिन के लिए और चल जाए। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के पास उतने संसाधन भी नहीं हैं वो अपने पैसे से खनन पर खनिजों को निकाल पाए। इसके लिए मुनीर ने ये मिनरल्स ऑफर तैयार किया है, जिसका मकसद दुर्लभ खनिजों का लालच दिखाकर पैसे लेना है। इसीलिए मुनीर ने ये सोच समझकर खजाने वाला दांव चला है। मुनीर ने कहा है कि तांबे और सोने की खदान बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद है। दावा यह है कि अगले वर्ष से हम कम $2 अरब सालाना के खनिजों का उत्पादन करेंगे। पाकिस्तान पर कंगाली वाला कटाक्ष अक्सर किया जाता है। ये कटाक्ष मुनीर को काफी चुभता होगा, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान दान के पैसों पर जिंदा रहता है। इसीलिए मुनीर के सपने की हकीकत जानने के क्रम में पाकिस्तान की आर्थिक हालात बयां करने वाले एक शोध पर हमारी भी नजर गई। इसके आंकड़े सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मुनीर के लिए पाकिस्तान को कर्ज मुक्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान पर कुल कर्ज
76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का है। पाकिस्तान IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश है। IMF से पाकिस्तान ने 12,600 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज लिया है। पाकिस्तान पर वर्ल्ड बैंक का कर्ज भी कम नहीं है। वर्ल्ड बैंक से 11,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान पर एशियन विकास बैंक का 7,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान चीन से तो आए दिन कर्ज ले रहा है। चीन का 8,200 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज पाकिस्तान पर बकाया है। हर 5 वर्ष में पाकिस्तान का यह कर्ज दोगुना हो जाता है। यह पाकिस्तान की कंगाली और कर्ज की सबसे बड़ी सच्चाई है। ऐसे में मुनीर की खजाने वाली बात हकीकत कम, ख्वाब ज्यादा है। इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के कई पत्रकार और नेता ये कह रहे हैं कि मुनीर ऐसे हसीन ख्वाब बेचकर अगले 10 साल तक अपनी कुर्सी फिक्स करना चाहते हैं। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों को गलत कहा था। तीनों चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबे लंबे भाषण सरीखे जवाब दिए थे। हालांकि इन भाषणों में सबूत का अभाव था। खासकर जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे उस पर कोई सटीक जवाब नहीं था। चुनाव आयोग ने वोट चोरी वाले सवालों की जांच कराने और सही तथ्यों का पता लगाने के बदले हलफनामा देने और आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने से ज्यादा विपक्ष को चुनौती देना बेहतर मान रहा है। यहां चुनाव आयोग की भाषा प्रतिहिंसा जैसी थी। अब कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज विपक्ष ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। कई चुनाव में और चुनाव के बाद भी विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से विपक्ष पर हमला नहीं करता था। वो विपक्ष की बात सुनता था, उसकी आशंकाओं के निवारण की कोशिश करता था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिख रहा है। एक बार देखिए कि कल चुनाव आयोग ने क्या कहा था, आज विपक्ष ने क्या कहा। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वे इस प्रश्न पे मौन थे कि क्यों केंद्र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाएगा। क्यों वे मौन थे इस बात पर, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले। वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है। विपक्ष के नेताओं में चुनाव आयोग को लेकर काफी गुस्सा है। उनका सीधा आरोप यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। दोनों पक्षों के बयानों पर आधारित ये रील देखिए, फिर आपको एक ऐसा आरोप भी दिखाएंगे जिसमें 2027 के यूपी चुनाव वाला एंगल भी है।
18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? और जो बाई इलेक्शन ने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग ना ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। कल माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। महोदय, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप जन्मे हैं संविधान से। ये तो आप मोदी जी की तरह बोल रहे हैं कि उनकी आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। 40 साल से मैं इस देश के चुनाव आयोग को देख रहा हूं, उसके बयानों को पढ़ रहा हूं। ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मुझे तो कोई याद नहीं आ। सवाल है कि बिहार में कितने लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के अपने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, कितने लोगों के फॉर्म पे नॉट रिकमेंडेड लिखा गया। आखिर बिहार में कटे तो वोट, लेकिन बढ़े कितने और क्यों नहीं बढ़े? इन सब के बीच हमने पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत से ये समझने की कोशिश की कि क्या विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया में जब कोई शंका होती है और वो उसकी शिकायत करता है तो क्या उसे हलफनामा देना पड़ता है। एक बार सुनिए वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। अगर तथ्य और एविडेंस हैं तो वो अगर उपलब्ध करा दें तो भी जांच आसानी से हो सकती है। क्यों नहीं, जांच पे कोई रोक नहीं है, लेकिन उसमें जब तक एविडेंस हमारे सामने ना हो कंप्लेंट के साथ साथ, तब तक कैसे जांच करेंगे? तो एविडेंस तो चाहिए होगी। ये इसमें कहीं कोई नियमों में, कानून में कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत जो है किसी भी समय, कभी भी, जब भी आपके पास एविडेंस है, पर्याप्त आधार है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने वाली बात होती है कि उसकी तुरंत जांच होके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। वैसे वोट चोरी और वोट काटने वाले आरोप एक तरफा नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी ऐसे आरोप आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने यह दावा किया है कि पिछले चुनाव में कन्नौज में हर बूथ पर 10 से 15 बीजेपी समर्थकों के वोट गलत तरीके से काटे गए, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को हुआ। हालांकि अखिलेश यादव का कहना यह है कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है, और कहाँ पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहाँ पे जुड़े हुए थे। मैं इस बात की मांग करता हूँ कि एक गहन रिवीजन होना चाहिए हमारी वोटर्स लिस्ट का। एक विधायक कह रहे हैं कि मैंने वोट बनवा लिया, मैंने वोट कटवा दिए बीजेपी के। अगर मैंने वोट कटवा दीजिए, मान लीजिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना, डीएम, एसडीएम और जिन लोगों ने वोट काटे उन पे कार्रवाई कर दो आप। अगर मैंने वोट कटवाए हैं तो आप वो कटवाइए, आप उनकी कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया कि 2027 के यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार बीएलओ पद से यादव मुसलमानों को हटा रही है। जिन लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं वो जाति के आधार पर हो रही हैं। ये सब 2027 में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से किया जा रहा है। इन्होंने बीएलओ को चेंज कर दिया। कुंदरकी में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर
सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है, उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई और यही चुनाव के वक्त रहेंगे आगे चल के 27 में। सत्ता में अब आज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक तस्वीर, ये तस्वीर महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन आज पहली बार दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी, मगर बीजेपी ने कल सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया, जिसमें अलग अलग समीकरणों और सूत्रों से नाम निकाले जा रहे थे। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। मौजूदा समीकरण ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन मंडल में कुल 781 वोट हैं। इसमें लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए कम से कम 391 का समर्थन जरूरी है। एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है और इंडिया गठबंधन के पास 312, यानी सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुनाव वाला मैच बहुत आसान दिख रहा है। आप ये कह सकते हैं कि चुनावी भविष्य काफी उज्जवल है, लेकिन सवाल इससे आगे का है। सवाल यह है कि बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए क्यों चुना, और दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी ने दक्षिण भारत से ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों चुना। पहले समझिए कि सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार क्यों बनाया गया। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हैं और वो कोंगू वेल्लाला गोंडर यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं। राधाकृष्णन 16 वर्ष की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट से सांसद बने। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे। तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी वो संभाल चुके हैं। केरल बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। सभी दलों के नेताओं से मिलनसार स्वभाव के कारण सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण भारत का अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा जाता है। तो चाहे बीजेपी और संघ से जुड़े रहने के कारण विचारधारा की बात हो, या ओबीसी कार्ड हो, या फिर अलग अलग राज्यों में राज्यपाल रहने के कारण उनका प्रभाव हो, सीपी राधाकृष्णन इन सभी मामलों में राजनीतिक रूप से फिट हैं। हालांकि सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने की कहानी इससे और आगे जाती है। दरअसल उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी अपना श्रेष्ठ हासिल कर चुकी है, लेकिन पूर्व और दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए काफी संभावना मौजूद है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल को छोड़कर करीब कई जगहों पर बीजेपी सरकार बना चुकी है या फिर सहयोगी की भूमिका में रह चुकी है। इसीलिए बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत है, जहां तेलंगाना में बीजेपी के पास अच्छे सांसद हैं, कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है, आंध्र प्रदेश में सरकार में शामिल है, जबकि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। अभी पार्टी वहां काफी कमजोर है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी ने एआईएडीएमके और छोटे दलों के साथ गठबंधन के जरिए पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसे निर्णायक सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। ऐसे में तमिलनाडु में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चयन दक्षिण में पैठ बढ़ाने का एक अहम प्रयास है। तमिलनाडु में ओबीसी आबादी करीब 70% के आसपास है। सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं। तमिलनाडु में अगले वर्ष चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 11.24% वोट मिले थे। बीजेपी सीपी राधाकृष्णन के बहाने अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहती है। पिछले कुछ वक्त से डीएमके तमिलनाडु में तमिल वर्सेस हिंदी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से बीजेपी उस नैरेटिव का जवाब भी दे पाएगी। अगर डीएमके ने सीपी राधाकृष्णन का समर्थन नहीं किया तो बीजेपी उन्हें तमिल विरोधी भी साबित करने की कोशिश करेगी। फिलहाल देश में शीर्ष पद पर यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष जैसे किसी पद पर दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने से ये नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी और एनडीए अपना दक्षिण दांव चल चुकी है। अब सवाल विपक्ष पर है, वो इसका काउंटर कैसे करती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चाहती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है तो महाराष्ट्र के लिए वो जो जुड़ा उनकी पार्टी का निर्णय है। हमें खुशी की क्या बात है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट है, भाई चुनाव है। इट इज फॉर तमिलनाडु, क्योंकि इनका जो रवैया है ना अभी एसआईआर का,
उधर भी जाना है उनको। तो फिर तमिलनाडु के लोगों को बता देखो हम लोग कितने उदार अंतःकरण के। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय सामाजिक या क्वालिटी करके नहीं लेती है, राजनीतिक लेती है। उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ करके फैसला लेंगे हम लोग भी। बीजेपी दक्षिण भारत से अपना उम्मीदवार लेकर आ रही है तो विपक्ष भी दक्षिण भारत से किसी नाम को आगे कर सकता है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए डीएमके के एन अन्नादुरई का नाम सुझाया गया है। एम अन्नादुरई इसरो के वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तमिलनाडु किनगोडर कम्युनिटी से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन भी इसी समुदाय के हैं। डीएमके नेता कनिमोई ने विपक्ष की बैठक से पहले अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं से इस पर बात की है। हालांकि सभी दलों की सहमति के बाद ही नाम की घोषणा की जाएगी। और इस वक्त की एक खबर जो बहुत अहम खबर है वो भी आपको बता दें। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। अब से कुछ देर पहले शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया। भारत वापस आने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे शुभांशु शुक्ला और वहां से वापस आने के बाद देखिए प्रधानमंत्री से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि वहां से जो उन्होंने तस्वीरें ली, वहां जो उनका अनुभव रहा वो भी प्रधानमंत्री के साथ साझा किया।